हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज प्रकाश की एक और महत्वपूर्ण घटना के बारे में आज विस्तार से हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने ये देखा था कि हाइगेंस तरंग सिद्धांत के अनुसार हाइगेंस ने प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन नामक घटनाओं को बताया था कि किस प्रकार से प्रकाश तरंगों में ये घटनाएं होती हैं। इसी क्रम में हाइगेंस जब प्रकाश के ध्रुवण की घटना का अध्ययन कर रहे थे, तब उन्होंने यह माना कि प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्ध्य नहीं बल्कि अनुप्रस्थ होती है। क्योंकि पहले जो पिछली घटनाएं हाइगेंस ने सिद्ध किया था, उनमें उन्होंने यह माना था कि प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है और इसी आधार पर अपना तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो तरंगे चूंकि दो प्रकार की होती हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य तरंगे वह तरंगे होती हैं कि जब तरंग कोई प्रकाशिक माध्यम में गुजरे तो माध्यम के कणों का कंपन जब प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत होता है, तब उन तरंगों को कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। और ऐसी तरंगे कि जब माध्यम के कणों का कंपन तरंग के संचरण की दिशा में ही होता है, तो इस प्रकार की तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहा गया। तो इसी संबंध में हाइगेंस ने जब एक प्रयोग किया था, तो उस प्रयोग के दौरान इन्होंने यह देखा था कि प्रकाश में जो कंपन हो रहा है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो रहा है, यानी अनुप्रस्थ तरंग की भांति सारे गुण इनको बाद में दिखाई दिए। तो इसी आधार पर यह क्लियर हुआ था प्रकाश की प्रकृति के बारे में। तो आइए समझते हैं क्या प्रयोग इन्होंने किया था। तो इन्होंने प्रयोग के रूप में गत्ता लिया था और उस दो गत्ते अलग अलग लिए और उसमें समान लंबाई के दो रेखा छिद्र, दोनों गत्तों पर समान लंबाई के रेखा छिद्र काट दिए थे और उन्हीं गत्तों को एक दूसरे के ठीक समांतर रख दिया था। तो उन छिद्रों से होकर एक डोरी को गुजारा था और डोरी के एक सिरे पर जब अनुदैर्ध्य कंपन उत्पन्न करते थे, तब आसानी से डोरी में पूरा का पूरा डोरी दोनों छिद्रों से होकर कंपन आसानी से गुजर जाते थे। लेकिन जब डोरी के एक सिरे पर वह अनुप्रस्थ कंपन उत्पन्न करते थे, तो जब दोनों छिद्र एक दूसरे के ठीक समांतर होते थे लंबाई में, तो उस समय अनुप्रस्थ कंपन उत्पन्न करने पर डोरी में तरंगे एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती थी। परंतु जब दूसरे गत्ते के जो छिद्र थे या जो उसमें काटा गया था लंबाई के रूप में, वो एक दूसरे के जब लंबवत कर दिया जाता था या दूसरे गत्ते को धीरे धीरे घुमाया जाने लगा, तो जब धीरे धीरे घुमा रहे थे और उस डोरी के एक सिरे पर अनुप्रस्थ कंपन उत्पन्न कर रहे थे, तब वहां जैसे जैसे वह दूसरा वाला गत्ता घुमाया जा रहा था, तो उस दूसरे गत्ते से या दूसरे गत्ते के छिद्र से निर्गत डोरी जो थी, उसमें जो तरंग उत्पन्न हो रही थी उसका आयाम धीरे धीरे कम होता जा रहा था। और जब दोनों के छिद्र, रेखा छिद्र दोनों के एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो जाते थे, यानी दोनों की लंबाइयां परस्पर लंबवत हो कि एक छिद्र सीधाई पर है और दूसरा ठीक उसके लंबवत हो जाए, तब ऐसी स्थिति में जब डोरी के एक सिरे पर अनुप्रस्थ कंपन उत्पन्न करते थे, तो दूसरे वाले गत्ते से, दूसरे रेखा छिद्र से कोई तरंग निर्गत नहीं हो पाती थी। वहां तरंग से जो निर्गत आयाम था वो शून्य हो जाता था। तो इस डोरी वाले प्रयोग के आधार पर इन्होंने प्रकाश पर एक टूरमैलिन क्रिस्टल पर प्रकाश को डाला था। ठीक वही व्यवहार प्रकाश को जब टूरमैलिन नामक क्रिस्टल पर डाला गया था, तब वही व्यवहार देखने को मिला था। तो क्या था वह प्रयोग? एक प्रमाण के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया था और उसके पहले फ्रेनल नामक वैज्ञानिक ने भी यह सिद्ध कर दिया था कि प्रकाश की जो तरंग की प्रकृति है वो अनुप्रस्थ होती है। अपने प्रयोगों द्वारा उन्होंने भी सिद्ध किया था। तो आइए देखते हैं कि कैसे टूरमैलिन का प्रयोग करके इन्होंने यह सिद्ध किया था कि प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, जिसके लिए यहाँ एक फिगर के रूप में दिखाया गया है। यह टूरमैलिन क्रिस्टल लिया गया है, ये P1 दिखाया गया, ये पहला क्रिस्टल है और ये दूसरा।
तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जब प्राकृतिक प्रकाश को एक टूरमैलिन से गुजारा, पहले उन्होंने प्राकृतिक प्रकाश को एक सिंगल अकेला टूरमैलिन से जब गुजारा तो यह देखा कि उस टूरमैलिन से निर्गत प्रकाश की तीव्रता जो होती थी उसमें परिवर्तन नहीं देखने को मिला था, बल्कि कुछ हरे रंग का, हल्के हरे रंग का प्रकाश दिखाई दिया था निर्गत प्रकाश। जब एक प्राकृतिक प्रकाश को उन्होंने टूरमैलिन से गुजारा था, एक अकेला टूरमैलिन से, तो निर्गत प्रकाश हल्के हरे रंग का उनको दिखाई दिया और फिर धीरे धीरे उस अकेले टूरमैलिन को घुमाने लगे। तो घुमाते समय उन्हें तीव्रता में परिवर्तन नहीं, बिल्कुल एक समान तीव्रता का प्रकाश, निर्गत प्रकाश दिखाई दिया था। तो अकेला टूरमैलिन से जब कोई प्रकाश उस पर आपतित कराया जाता था टूरमैलिन के लंबवत, तो वहां टूरमैलिन के लंबवत जितना तीव्रता निर्गत प्रकाश की रहती थी, अगर टूरमैलिन को घुमाया जाए तो उस तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता था। और उससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश में जो वैद्युत वेक्टर्स के कंपन है वह चारों ओर एक समान रूप से, सम्मित रूप से तल के लंबवत होते हैं। वैद्युत वेक्टर के जो कंपन है वह प्रकाश के संचरण की दिशा के चारों ओर, या हम कह सकते हैं जिस तल से या जिस माध्यम में प्रकाश जा रहा है उसमें तल के ठीक लंबवत कंपन सम्मित रूप से चारों ओर होते हैं प्राकृतिक प्रकाश में। क्योंकि अकेला टूरमैलिन से गुजारने पर अगर कोई निश्चित दिशा में कंपन हो रहा होता तो निश्चित ही निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन अकेला टूरमैलिन से गुजारने पर अगर टूरमैलिन को घुमाया भी जाए तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, जो कि यह सिद्ध करता है कि प्रकाश में वैद्युत वेक्टर्स के कंपन चारों ओर सम्मित रूप से लंबवत कंपन होते हैं। वैद्युत वेक्टर्स के कंपन लंबवत होते हैं और सम्मित होते हैं। इस प्रकार जब इन्होंने आंख और पहले टूरमैलिन के बीच में एक दूसरा टूरमैलिन क्रिस्टल रख दिया, तो जब दोनों टूरमैलिन की अक्षें परस्पर समांतर होती थी, तब देखने पर, इधर देखिए आंख दिखाया गया है, आंख से जब देखा जा रहा था, यह एक स्रोत है और एक ऐसा स्रोत है जिससे प्राकृतिक प्रकाश निकल रहा है। तो इस स्रोत के ठीक सामने इन्होंने एक टूरमैलिन क्रिस्टल रखा और एक दूसरा टूरमैलिन क्रिस्टल इसके समक्ष रख दिया, ठीक इसी के अक्ष के समांतर दूसरा रख दिया और फिर दूसरी ओर से देखने लगे तो इन्हें निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम दिखाई दी। और फिर धीरे धीरे दूसरे टूरमैलिन को जब घुमाने लगे तब देखा कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। जब ये बिल्कुल समांतर दोनों की अक्षें होती है तो उस समय निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, लेकिन जैसे ही थोड़ा घुमाया जाता है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता घटना शुरू कर देती है। और धीरे धीरे घुमाते समय इन दोनों की अक्षें जब एक दूसरे के ठीक लंबवत होती थी तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता घटकर न्यूनतम हो जाती थी, यानी लगभग अंधेरा सा प्रतीत होता था। तो जो ये सिद्ध कर रहा है कि जब अकेला टूरमैलिन से प्रकाश निकला तो उसका कंपन एक ही तल में होने लगा, उसके कंपन का जो तल था वह एक निश्चित दिशा में वो कंपन कर रहा था। वैद्युत वेक्टर्स के कंपन एक निश्चित तल में हो रहे थे, इसी कारण से दूसरा वाला टूरमैलिन घुमाने पर वहां निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो रहा है। तो इसी आधार पर इन्होंने ये बताया था कि जब कोई टूरमैलिन क्रिस्टल से प्राकृतिक प्रकाश गुजरता है तो पहले टूरमैलिन से जो निर्गत प्रकाश होता है वह ध्रुवित हो जाता है। वो टूरमैलिन के अक्ष के अनुदिश जो कंपन कर रहे थे वही उस टूरमैलिन से बाहर निर्गत हो पाते हैं, शेष प्रकाश उस टूरमैलिन द्वारा रोक दिए जाते हैं। केवल टूरमैलिन से वही प्रकाश गुजरता है जिनके वैद्युत वेक्टर्स के कंपन टूरमैलिन के अक्ष के समांतर होते हैं, वही इससे गुजर पाता है। और जब दूसरा टूरमैलिन रखा तो जब दोनों की अक्षें समांतर थी उस समय जो प्रकाश पहले टूरमैलिन से निर्गत हुआ वह दूसरे टूरमैलिन से भी गुजर जाता था, इसीलिए प्रकाश की तीव्रता अधिकतम प्राप्त हुई। और जब इसको घुमा देते थे तो प्रकाश की तीव्रता घटने लगती थी, मतलब दूसरे टूरमैलिन पर आपतित प्रकाश का केवल वही घटक उसको पार कर पाता था जो दूसरे टूरमैलिन की अक्ष के समांतर होता था, वही घटक केवल पार कर पाता था।
तो इसी कारण से तीव्रता में परिवर्तन होता रहता था। और जब लंबवत अक्ष हो जाती थी तो बिल्कुल सारे घटक रोक दिए जाते थे, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम या लगभग अंधेरा कहा जा सकता है। तो इस प्रकार के प्रयोग द्वारा इन्होंने यह सिद्ध किया था कि प्रकाश जो होता है वह एक टूरमैलिन से गुजरने पर निर्गत प्रकाश ध्रुवित होता है, और 2 टूरमैलिन अगर रख दिया जाए, जैसे कि गत्ते वाले प्रयोग में इन्होंने डोरी को जब प्रवेश करा के देखा था, जो घटना वहां हो रही थी ठीक 2 टूरमैलिन के प्रयोग से वही प्रकाश में देखने को मिल रहा था। तो इसी प्रयोग के आधार पर यह प्रमाण दिया इन्होंने कि प्रकाश की प्रकृति जो होती है वह अनुप्रस्थ होती है। यह प्रयोग यही सिद्ध कर रहा है कि प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ है, और अकेला टूरमैलिन से गुजारने पर, टूरमैलिन को घुमाने पर भी तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता था, जो यह सिद्ध करता है कि प्राकृतिक प्रकाश में जो कंपन है वैद्युत वेक्टर्स के, वो चारों ओर सम्मित रूप से होते हैं। तो इन्हीं प्रयोगों के आधार पर इन्होंने प्रकाश का ध्रुवण बताया था। अब क्या है प्रकाश का ध्रुवण? प्रकाश का ध्रुवण क्या है? इस साथ में इन्होंने यह भी बता दिया था कि जो प्रकाशीय गुण होता है, प्रकाश में जो प्रकाशीय गुण होता है वो वैद्युत वेक्टर्स के कारण ही होता है। प्रकाशीय गुण के जो उत्तरदायी है वो वैद्युत वेक्टर्स है, वैद्युत वेक्टर्स के कारण ही उसमें प्रकाशीय गुण होता है। इसीलिए वैद्युत वेक्टर्स के आधार पर ही इन्होंने सारी घटनाओं को बताया था। हालांकि बाद में मैक्सवेल ने यह भी बताया कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं प्रकाश, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और इसमें वैद्युत वेक्टर्स और चुंबकीय वेक्टर ये परस्पर लंबवत होते हैं और तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। तो आगे मैक्सवेल ने इसकी विस्तृत व्याख्या की थी, लेकिन यहाँ हाइगेंस ने इसी आधार पर बताया था कि जब किसी प्रकाश को किसी टूरमैलिन नामक क्रिस्टल से गुजारा जाता है, तो टूरमैलिन से गुजरने वाला जो प्रकाश होता है, टूरमैलिन से निर्गत प्रकाश केवल एक ही तल में कंपन कर रहा होता है। तो इस प्रकार का जो प्रकाश प्राप्त होता है उसी को ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। जब कोई प्रकाश किसी टूरमैलिन क्रिस्टल से गुजारा जाता है तो उससे निर्गत प्रकाश जो होता है वह उसके कंपन का तल एक निश्चित दिशा में, केवल एक ही दिशा में स्थित होता है। तो इस प्रकार के प्रकाश को उन्होंने कहा समतल ध्रुवित प्रकाश है, यानी जिसका कंपन एक ही तल में हो, ऐसे प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और इन दोनों टूरमैलिन में पहला टूरमैलिन को इन्होंने कहा कि यह प्रकाश को ध्रुवित करने के काम आता है, इसीलिए इस पहले टूरमैलिन को इन्होंने ध्रुवक कहा, ध्रुवक। और दूसरा टूरमैलिन जो था, यानी घुमाने पर तीव्रता में परिवर्तन देखा जा रहा था, तो दूसरे टूरमैलिन से विश्लेषण किया जाता था, इसलिए इसको दूसरे टूरमैलिन को नाम दिया गया विश्लेषक। दूसरे टूरमैलिन को विश्लेषक कहा गया और पहले टूरमैलिन को ध्रुवक, क्योंकि ये प्रकाश को ध्रुवित करता है इसलिए इसको ध्रुवक कहा गया, और दूसरे से उस प्रकाश का विश्लेषण किया जा रहा है इसीलिए इसको विश्लेषक कहा गया। तो इस प्रकार की जो घटना थी इसी को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। जब कोई प्रकाश किसी टूरमैलिन क्रिस्टल से गुजारा जाता है तो निर्गत प्रकाश में वैद्युत वेक्टर्स का जो कंपन है वह एक निश्चित तल में होने लगता है। तो इस प्रकार के प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं तथा इस परिघटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं, जिसमें पहले टूरमैलिन को ध्रुवक तथा दूसरे को विश्लेषक कहा जाता है। जब दोनों टूरमैलिन की अक्षें एक दूसरे के ठीक लंबवत होती हैं तो वह अवस्था क्रॉसित कहलाती है, क्रॉसित अवस्था कहलाती है, जिसमें निर्गत प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, उस अवस्था को क्रॉसित कहते हैं। और जो मध्य की अवस्था है, यानी समांतर अक्ष पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती थी और लंब अक्ष जब एक दूसरे के लंबवत होते थे प्रकाशिक अक्ष दोनों के, तो उस समय निर्गत प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती थी। तो इन दोनों के बीच में अगर है न लंबवत हो न समांतर हो, अगर दोनों की अक्षें किसी कोण पर हो, तब वहां निर्गत प्रकाश की तीव्रता के बारे में इन्होंने बताया कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता दोनों के अक्षों के, प्रकाशिक अक्षों के कोण पर निर्भर करती है।
दोनों टूरमैलिन की जो अक्षें थी उस प्रकाशिक अक्षों के बीच बने कोण पर निर्भर करती है निर्गत प्रकाश की तीव्रता। तो इस आधार पर इन्होंने प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या की और फिर इन्होंने अध्रुवित और ध्रुवित प्रकाश के बारे में बताया कि प्राकृतिक प्रकाश में जो कंपन के तल है वैद्युत वेक्टर्स के, वो चारों ओर सभी तलों में उस तल के लंबवत सभी दिशाओं में सममित रूप से होते हैं। तो ऐसे प्रकाश को प्राकृतिक प्रकाश या अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो अध्रुवित प्रकाश ऐसे प्रकाश को कहते हैं जिसमें वैद्युत वेक्टर्स के कंपन सममित रूप से चारों ओर सभी दिशाओं में होते हों, ऐसे प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और समतल ध्रुवित प्रकाश या ध्रुवित प्रकाश क्या है? वह प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर्स के कंपन केवल एक ही दिशा में होते हैं, तो ऐसे प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं या उसको समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। जिसके कंपन एक ही तल में या एक ही दिशा में होते हो तो उनको समतल ध्रुवित प्रकाश कहा गया। और समतल ध्रुवित प्रकाश दो प्रकार से हो सकते हैं। अब आइए देखते हैं इनका निरूपण कैसे करते हैं। यहां निरूपण दिखाया गया है। इसमें देखिए ये जो पहला वाला दिखाया गया, ये अध्रुवित प्रकाश का निरूपण इस प्रकार से करते हैं। स्टार के रूप में अध्रुवित प्रकाश को हम प्रदर्शित करते हैं, इनका निरूपण करते हैं। इसमें वैद्युत वेक्टर्स के कंपन चारों ओर सममित रूप से सभी दिशाओं में प्रदर्शित किया जाता है। ये अध्रुवित प्रकाश के लिए यहाँ सिंबल दिखाया गया, इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। और ध्रुवित प्रकाश, तो ध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर्स के कंपन कागज के तल के समांतर भी हो सकते हैं और कागज के तल के लंबवत भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही कंपन इस प्रकाश की संचरण की दिशा के लंबवत होने चाहिए। प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत होने चाहिए। यानी प्रकाश अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, प्रकाश अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो कागज के तल के लंबवत, यानी इस डायरेक्शन में यह प्रकाश दिखाया गया। और कागज के तल में देखिए, कागज के तल के समांतर कंपन हो रहा है तो उसको तीर द्वारा प्रदर्शित किया गया। यह भी ध्रुवित प्रकाश है और यह भी ध्रुवित प्रकाश को प्रदर्शित करता है। यह अध्रुवित प्रकाश है और इसमें ध्रुवित प्रकाश के लिए यह दो सिंबल दिखाए गए। जब कंपन कागज के तल के समांतर होता है, जब कंपन कागज के तल के समांतर हो तब उसको इस प्रकार से तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और जब कंपन कागज के तल के लंबवत हो तो उनको हम बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये उनके प्रदर्शित करने का तरीका है अध्रुवित प्रकाश। और ये ध्रुवित प्रकाश है जिसमें कागज के तल के समांतर कंपन दिखाया गया, और ये ध्रुवित प्रकाश है जिसमें कागज के तल के लंबवत कंपन दिखाया गया। अब आइए देखते हैं ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल और ध्रुवण तल क्या होते हैं। तो ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल और ध्रुवण तल। तो ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें प्रकाश के संचरण की दिशा मौजूद हो और साथ में वैद्युत वेक्टर्स के कंपन भी उस तल में आते हो। समतल ध्रुवित प्रकाश में स्थित वह तल जिसमें वैद्युत वेक्टर्स के कंपन भी आ रहे हों, स्थित हों और प्रकाश के संचरण की दिशा भी स्थित हो, तो ऐसे तल को हम कंपन तल कहते हैं। और ध्रुवण तल क्या है? तो ध्रुवण तल वह तल होता है ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें प्रकाश के संचरण की दिशा स्थित हो और वह कंपन तल के अभिलंबवत हो। वह तल जिसमें तरंग के संचरण की दिशा स्थित हो और वह कंपन तल के अभिलंबवत हो, तो ऐसे तल को ध्रुवण तल कहते हैं। यहां देखिए फिगर द्वारा दिखाया गया है। तो इसमें ओ डैश तरंग के संचरण की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। ओ डैश तरंग के संचरण की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। और देखिए इसमें जो वैद्युत वेक्टर्स के कंपन हैं वो कागज के तल के समांतर दिखाए गए हैं तीर द्वारा। कागज के तल के समांतर कंपन हो रहे हैं, यानी एक समतल ध्रुवित प्रकाश लिया गया है। एक समतल ध्रुवित प्रकाश जिसमें प्रकाश के संचरण की दिशा ओ डैश को प्रदर्शित कर रही है और इसमें जो वैद्युत वेक्टर्स के कंपन है वो कागज के तल के समांतर है, तीर द्वारा प्रदर्शित किए गए। तो यहां देखिए ए बी सी डी वाला तल है। इस तल में वैद्युत वेक्टर्स के कंपन भी स्थित है और तरंग के संचरण की दिशा भी स्थित है। इस तल में
तरंग के संचरण की दिशा भी स्थित है और वैद्युत वेक्टर्स के कंपन भी स्थित है, इसलिए इस तल को हम कंपन तल कहेंगे, ये कंपन तल होगा। और दूसरा देखिए, इसके ठीक लंबवत एक दूसरा तल दिखाया गया है EFGH। EFGH तल जो दिखाया गया, ये कंपन तल के ठीक लंबवत है और इस तल में संचरण की दिशा स्थित है और ये कंपन तल के अभिलंबवत है, तो EFGH वाले तल को हम ध्रुवण तल कह सकते हैं। तो यहां कंपन तल और ध्रुवण तल को इस चित्र द्वारा दिखाया गया है। अब आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ब्रूस्टर ने परावर्तन द्वारा प्रकाश के ध्रुवण के बारे में बताया था। तो सर्वप्रथम मैलस ने बताया था परावर्तन द्वारा प्रकाश के ध्रुवण के बारे में, और ये बताया था कि जब कोई अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर गिरता है तो परावर्तित प्रकाश आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होता है। और फिर ब्रूस्टर ने 1811 में यह बताया कि जो परावर्तित प्रकाश है उसमें ध्रुवित प्रकाश की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है। ध्रुवित प्रकाश की मात्रा जो है वह आपतन कोण पर निर्भर करती है। जब कोई पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर हम किसी अध्रुवित प्रकाश को एक विशेष आपतन कोण पर जब हम आपतित कराएंगे तब वहां परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होगा। ब्रूस्टर ने क्या बताया कि जब पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर कोई अध्रुवित प्रकाश एक विशेष आपतन कोण पर गिरता है तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होते हैं, जिसके कंपन आपतन तल के लंबवत होते हैं, तथा अपवर्तित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित होता है, आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होता है, जिसमें कंपन का तल आपतन तल के लंबवत है वह आंशिक रूप से, और कंपन का तल आपतन तल के समांतर है तो उसमें हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित होता है। तो कुछ इस प्रकार से यह एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि एक विशेष आपतन कोण पर ब्रूस्टर ने ही बताया था कि जब कोई पारदर्शी माध्यम, देखिए एक पारदर्शी माध्यम लिया गया है XY दो माध्यमों को अलग करने वाला एक पृष्ठ है जिसके ऊपर वायु है माध्यम और नीचे है कांच। तो इस XY पृष्ठ पर एक PQ प्रकाश किरण जो कि अध्रुवित प्रकाश है, यह बिंदु Q पर देखिए यहां से आपतित कराया जा रहा है। तो जब कोई अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर गिरता है तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है, जिसके कंपन आपतन तल के लंबवत होते हैं, तथा अपवर्तित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। अपवर्तित प्रकाश आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होता है, यानी इसमें दोनों कंपन मिक्स होते हैं। कम मात्रा होती है लंबवत कंपन वालों की, भाई जो आपतन तल के लंबवत कंपन वाला प्रकाश है वह आंशिक रूप से इसमें ध्रुवित है, और जो समांतर कंपन वाले हैं उनकी अधिक मात्रा होती है, यानी पूर्ण रूप से कंपन का तल आपतन तल के समांतर होता है और आंशिक रूप से आपतन तल के लंबवत होता है अपवर्तित प्रकाश में, यानी अपवर्तित प्रकाश जो है वो आंशिक रूप से ध्रुवित है। यह बताया था ब्रूस्टर ने, और इस आधार पर इन्होंने कहा कि अगर आपतन कोण IP से लिखा जाए, अगर वह विशेष आपतन कोण IP है जिस पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित प्राप्त होती है, और इस जो माध्यम लिया गया यानी वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यदि n हो और आपतन कोण IP हो, जिस आपतन कोण पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित प्राप्त होता है, उस आपतन कोण को इन्होंने ध्रुवण कोण नाम दिया, ध्रुवण कोण, और उस ध्रुवण कोण को IP से प्रदर्शित करते हैं। और फिर इन्होंने एक संबंध दिया था कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अगर अपवर्तनांक n हो, n बराबर tan IP, यह सूत्र दिया था, n बराबर tan IP। तो इसी संबंध को ब्रूस्टर का नियम कहा जाता है, यही संबंध ब्रूस्टर का नियम कहलाता है। इसमें IP को ध्रुवण कोण कहा जाता है, यानी जिस आपतन कोण पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होती है वही आपतन कोण ध्रुवण कोण कहलाता है। और इस ब्रूस्टर के नियम से
यह निष्कर्ष निकाला गया कि जब कोई अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर ध्रुवण कोण पर आपतित कराई जाती है तो परावर्तित प्रकाश तथा अपवर्तित प्रकाश परस्पर लंबवत होते हैं। अब कैसे, तो आइए हम देखिए कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो इन्होंने यही बताया था, इस नियम के आधार पर यही निष्कर्ष निकाला गया कि जब कोई अध्रुवित प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित कराई जाती है तो वहां परावर्तित प्रकाश और अपवर्तित प्रकाश ये दोनों परस्पर लंबवत होते हैं। तो कैसे लंबवत होते हैं, हम यहां से देख सकते हैं। मान लीजिए कि PQ आपतित प्रकाश किरण है और QR ये परावर्तित किरण है। QR परावर्तित किरण, तो चूंकि परावर्तन के नियम से देखा जाए तो ये आपतन कोण परावर्तन कोण IP दोनों बराबर होगा। और साथ में देखिए ये अपवर्तित किरण है QS, जिसका अपवर्तन कोण R लिया गया है, अपवर्तन कोण R है। और पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को अगर n से लिखे तो यहां देखिए स्नेल का नियम हम लगा सकते हैं। स्नेल के नियम से n बराबर, देखिए आपतन कोण है IP, तो यहां हम लिख सकते हैं sin IP बटा sin R, अपवर्तन कोण R लिया गया है तो स्नेल का नियम sin IP बटा sin R n के बराबर होगा। और साथ में देखिए ब्रूस्टर का नियम क्या है, ब्रूस्टर का नियम से, यहां ब्रूस्टर के नियम से देखा जाए तो n बराबर होता है tan IP, और tan IP को हम लिख सकते हैं sin IP बटा cos IP, sin IP बटा cos IP, ये लिखा जा सकता है। अब देखिए ये भी n की वैल्यू है, ये भी n की वैल्यू है। इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर ले तो यहां से क्या मालूम चल गया कि sin IP बटा sin R ये बराबर होगा sin IP बटा cos IP। और यहां देखिए sin IP से sin IP कैंसिल कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर किया जाए तो यहां से देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर हमको क्या मिल जाएगा, cos IP बराबर sin R, ये लिखा जा सकता है। या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, sin R को cos में अगर चेंज कर लिया जाए तो cos IP बराबर, इसको लिखा जा सकता है, sin को cos में चेंज करेंगे तो cos 90 माइनस R लिखा जा सकता है। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा के बराबर होता है। तो यहां देखिए sin R को हम cos 90 माइनस R लिख सकते हैं। दोनों तरफ कोणों की तुलना कर लें, IP बराबर हो जाएगा 90 माइनस R, या यहां से अगर देखा जाए IP बराबर, IP और इस R को बाई तरफ पक्षांतर कर लिया जाए, IP प्लस R बराबर 90 डिग्री, ये मिल जाएगा। IP प्लस R बराबर 90 डिग्री। तो देखिए IP एंगलीय है और R एंगलीय है। अगर IP और R ये दोनों अगर 90 डिग्री है तो बीच वाला कोण ये भी 90 होगा, क्योंकि ये रैखिक कोण अभिग्रहित पढ़ चुके हैं। ये सीधी रेखा है तो ये पूरा कोण 180 डिग्री होता है। अब अगर इन कोणों का योग IP और R का योग अगर 90 है तो स्वाभाविक है परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण ये दोनों परस्पर लंबवत होंगी। तो इसी आधार पर इसको सिद्ध करने के लिए भी पूछा जाता है। यहां से हम कह सकते हैं कि QR और QS या RQ लंब होगा, RQ ये लंब है QS पर, RQ लंब है QS पर, यानी परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण ये परस्पर लंबवत होती है। यह ब्रूस्टर के नियम से निष्कर्ष निकाला गया। अब अगर हम यहां संबंध निकालना चाहें क्रांतिक कोण के साथ, क्रांतिक कोण के साथ संबंध भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं क्रांतिक कोण होता है n बराबर 1/sin c, और ब्रूस्टर के नियम से अगर देखा जाए तो n बराबर होता है tan IP। तो अब इन दोनों में भी संबंध निकाला जा सकता है। देखिए यहां से हम इस रूप में कर सकते हैं, sin C बराबर 1/tan IP, 1/tan IP, या इसको 1/tan IP को हम cot IP के रूप में भी लिख सकते हैं, cot IP। तो इस प्रकार
साइन सी कॉट IP के बराबर लिखा जा सकता है, या हम tan IP बराबर कॉसेक C के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहां से यह संबंध भी ध्यान रखेंगे कि क्रांतिक कोण और ध्रुवण कोण में क्या संबंध होता है। और ध्रुवण कोण जो ब्रूस्टर ने वायु और कांच पृष्ठ के लिए निकाला था वो 57 डिग्री था। 57 अंश के कोण पर अगर आपतित कराया जाए प्रकाश किरण कांच वायु पृष्ठ के लिए, तो वहां परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित प्राप्त होता था और अपवर्तित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित। अब आइए देखते हैं और कितनी विधियां हैं ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की, जिसमें यह पहला है अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। तो अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण क्या है? तो हम अगर कांच की कई प्लेटें एक दूसरे के समांतर तलों पर अगर एक दूसरे के ऊपर ठीक व्यवस्थित कर दे, कांच की अगर कई प्लेटें इस प्रकार से ले ले कि जिनके तल एक दूसरे के ठीक समांतर हो और एक के ऊपर एक करके अगर कई प्लेटें इकट्ठा रख दिया जाए, तो इस पूरे प्रबंध को हम पट्टिका पुंज कहते हैं। कांच की कई प्लेटों को एक के ऊपर एक करके अगर रख दिया जाए एक दूसरे के ठीक समांतर, तो इस प्रबंध को पट्टिका पुंज कहते हैं। और जब कोई अध्रुवित प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित कराया जाता है पट्टिका पुंज पर, जब कोई अध्रुवित प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित कराया जाता है उस पट्टिका पुंज पर, तो जितने भी परावर्तन पृष्ठ उससे होंगे, जितने भी पृष्ठ हैं, उन सभी पृष्ठों से प्रकाश किरणों का परावर्तन अपवर्तन दोनों घटनाएं होंगी। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं कि जब कोई पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर प्रकाश गिरता है तो वहां अपवर्तन और परावर्तन दोनों घटनाएं साथ होती है। इसी प्रकार जब कोई पट्टिका पुंज के ऊपर ध्रुवण कोण पर अध्रुवित प्रकाश आपतित कराया जाएगा, तो प्रत्येक पृष्ठ से जो परावर्तित प्रकाश होगी वो पूर्णतः समतल ध्रुवित होगी। अब जितने ज्यादा पट्टियों की संख्या होगी उतना ज्यादा हमें परावर्तित प्रकाश जो मिलेगा उतना ही अधिक मात्रा में मिलेगा। यानी हर पृष्ठ पर लगातार वहां परावर्तित किरणें पूर्णतः समतल ध्रुवित हमको प्राप्त होती रहेंगी। तो जब कांच की कई प्लेटों को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है तो यह प्रबंध पट्टिका पुंज कहलाता है। और पट्टिका पुंज पर अगर कोई अध्रुवित प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित कराया जाए, तो प्रत्येक पृष्ठ पर परावर्तित होने वाला जो प्रकाश होता है वो पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। और जो अपवर्तित प्रकाश या पूरे पट्टिका पुंज से जो निर्गत प्रकाश होता है वह आंशिक रूप से ध्रुवित होता है, आंशिक रूप से ध्रुवित होता है, जिसमें आपतन तल के लंबवत कंपन वाले आंशिक रूप से होते हैं और आपतन तल के समांतर कंपन वाले की मात्रा पूर्ण रूप से होती है, यानी अधिक रूप में होती है। तो इस प्रकार अगर कोई प्रकाश को ध्रुवित किया जाए तो इस घटना को हम अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण यह घटना कहलाती है। अब दूसरा देखिए द्वि अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। द्वि अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण क्या है? तो अनेक क्रिस्टल इस प्रकार से कुछ क्रिस्टल होते हैं कि अगर उनमें कोई प्रकाश किरण आपतित कराया जाए तो अपवर्तित किरण वहां दो भागों में विभाजित हो जाती है। अपवर्तित किरणें दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक किरण अपवर्तन के नियम का पूर्णतः पालन करता है और दूसरा अपवर्तन के नियम का पालन नहीं करता। जो अपवर्तन के नियम का पूर्णतः पालन करता है उसको हम सामान्य किरण कहेंगे, ऑर्डिनरी रे कहेंगे। और जो दूसरा किरण है जो अपवर्तन के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करता वो असामान्य किरण कहलाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो इस प्रकार ये दोनों जो हमको अपवर्तित किरणें मिलती हैं वो परस्पर लंबवत तलों में कंपन करती है। उनके कंपन तल जो होते हैं वो परस्पर लंबवत होते हैं। तो इस प्रकार अगर हम किसी विधि द्वारा उनमें से एक किरण को अवशोषित कर ले तो हमें समतल ध्रुवित प्रकाश एक प्राप्त हो सकता है। मतलब उसमें दोनों किरणें जो होती हैं वो दोनों समतल ध्रुवित होती है। द्वि अपवर्तन घटना ही इस प्रकार की है कि कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं कि जब उसमें लंबवत प्रकाश किरणें अध्रुवित प्रकाश किरण लंबवत आपतित कराया जाता है तो उसमें जो अपवर्तित किरण होती है वो दो किरणों में विभाजित होती है। एक किरण अपवर्तन के नियम का पूर्णतः पालन करती है जिसको सामान्य किरण या ऑर्डिनरी रे या ओ रे के रूप में ओ रे कहते हैं, जो अपवर्तन के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं।
और दूसरी किरण जो अपवर्तन के नियम का पालन नहीं करती उसको ई रे कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, असामान्य किरण। तो ये दो प्रकार की किरणों में विभक्त होता है और ये दोनों जो किरणें होती हैं वो ध्रुवित होती हैं। ये ध्रुवित होती हैं, इनके कंपन के तल परस्पर लंबवत होते हैं। तो इस प्रकार हम द्वि अपवर्तन द्वारा भी ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। अब एक घटना है द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण क्या है? तो देखिए, द्विवर्णता एक कुछ ऐसे द्वि अपवर्तक क्रिस्टल होते हैं, कुछ ऐसे द्वि अपवर्तक क्रिस्टल होते हैं कि जब उन पर कोई अध्रुवित प्रकाश अभिलंबवत आपतित कराया जाता है तो उसमें से कुछ विशेष वर्ण के किरणों का अवशोषण कर लेते हैं। वह क्रिस्टल कुछ विशेष वर्ण का उसमें अवशोषण कर लेते हैं और बहुत कम हानि से एक को आगे जाने देते हैं। यानी पीछे जो घटना यहां बताया गया था द्वि अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, तो उसी द्वि अपवर्तक की बात की जा रही है कि कुछ ऐसे द्वि अपवर्तक क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल कि जो द्वि अपवर्तित किरणें प्राप्त हो रही हैं उनमें से एक किरण का बहुत कम हानि पर अवशोषण कर लेते हैं, एक किरण का अवशोषण कर लेते हैं और दूसरे किरण को बहुत कम हानि पर निर्गत होने देते हैं। तो दूसरा जो निर्गत किरण होता है वो ध्रुवित होता है। तो इस प्रकार अगर कोई ध्रुवण हमें प्राप्त किया जा रहा है तो उसको द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं कि दो प्रकाश किरणों में से एक का अवशोषण कर लिया जाता है और एक को बहुत कम हानि पर निर्गत कर दिया जाता है और इस प्रकार निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित होता है और इस घटना को द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि ये कोई द्वि अपवर्तक क्रिस्टल है और इस पर एक अध्रुवित प्रकाश लंबवत आपतित कराया जा रहा है। अब देखिए, अध्रुवित प्रकाश में जो कंपन के तल है अभिलंबवत वाले भी हैं, समांतर भी हैं, लेकिन जैसे जैसे इसमें प्रवेश कराया गया तो धीरे धीरे देखिए जो इसमें समांतर कंपन वाले हैं वही आगे दिखाए गए हैं और यहाँ लंबवत कंपन वाले इसी के बीच में अवशोषित हो जाते हैं। जैसे जैसे इसमें से गुजरते हैं आगे अवशोषित हो जाते हैं। अब चूंकि यहाँ जो इसमें कंपन तल दिखाया गया, यहाँ इसको लंबवत कहा गया है, जो तीर द्वारा प्रदर्शित किया गया है उसको लंबवत कंपन दिखाया गया है, जो बिंदु द्वारा दिखाया गया है उसको समांतर कहा गया है। यहाँ समांतर कंपन वाले इसको पार करके दूसरी ओर निर्गत हो पाते हैं और लंबवत कंपन वाले धीरे धीरे अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो इस घटना को हम द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। अब हम अगले क्लास में किस प्रकार से प्रकीर्णन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण किया जाता है, प्रकीर्णन द्वारा प्रकाश के ध्रुवण की घटना और साथ साथ आगे पोलराइड का अध्ययन किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।